हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ डाउट सेशन एंड चिट चैट। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप लोगों का इस बार सेमेस्टर सिस्टम हो चुका है। एंड जो पहला सेमेस्टर है बेटा, उसके अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। एंड जो सिलेबस है आपका, वो है आपका जो फर्स्ट 7 चैप्टर्स थे ना, तो 7 चैप्टर्स के ए पार्ट तक आपका सिलेबस आएगा एंड वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। अब बात यह है कि काफ़ी बच्चे इस बात से मतलब टेंशन में आए हुए हैं कि एमसीक्यू किस तरह का होगा, कैसे होगा। तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ बेटा कि जो एमसीक्यू आपके होंगे वो आपके सिलेबस से ही होगा। और जो भी आप पढ़ रहे हो, जितना भी आप पढ़ रहे हो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आपके पास बुक है, राइट। आप बुक के हर एक लाइन को अच्छे से समझोगे। एक बात प्लीज समझ लेना बेटा कि इस बार व्हाट आई थिंक इज दैट कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे बेटा, इट विल बी मोर कंसेप्चुअल बेस्ड, राइट। न्यूमेरिकल भी होंगे, कंसेप्चुअल भी होंगे, आपके फिगर के जो बेसिस पे वो भी हो सकता है बेटा आपका। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आपको हर एक लाइन को अच्छे से समझना है बुक के, एंड उसी में से ही क्वेश्चन बेटा 4 ऑप्शन बन के आपको आएंगे। तो इतना इतना कोई मुश्किल नहीं है इसको करना। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस एंड आप आराम से ये सब कर लेंगे। इसलिए जितने भी मेरी वीडियोस हैं उनको अच्छे से एक एक लाइन को मतलब स्किप मत किया करो। इनको अच्छे से पूरा का पूरा देखा करो, क्योंकि उनके अंदर बेटा मैं वो वाली बातें बताता हूँ जिनको आप याद रखेंगे तो आपको एमसीक्यू करने में आपकी आसानी होगी। तो जस्ट आपने घबराना नहीं है, घबरा के कुछ नहीं होगा। जो भी आपने पढ़ा है या अब जो पढ़ने वाले हो, अच्छे से पढ़ो, कंसेप्ट वाइज पढ़ो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं आपको देख लेना, जब आपके एमसीक्यूज होंगे तो आप खुद कहेंगे यस सर, आपकी वीडियो से ही सारा कुछ हमारा बन के आया हुआ था, ठीक है। मतलब इसमें हमने सब कुछ कवर किया होगा। सो इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है। जो है बस अपने कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करिए एंड ऑटोमेटिकली बेटा आपका अच्छा ही होगा, ठीक है। और इसके साथ बेटा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैं टाइप करके नहीं समझा सकता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिए जाए। तो चलिए एक एक करके बेटा जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब बेटा हमारे पास यहाँ पे ये है, कहते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट फोकल पॉइंट एंड द सेकंड फोकल पॉइंट, एंड द सेकंड फोकल पॉइंट इज द रिवर्स ऑफ द फर्स्ट फोकल पॉइंट, इज द रिवर्स ऑफ द, ओके। सो बेसिकली बेटा क्या मतलब है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। दोनों का बेटा डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, अगर बेटा मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूँ ना, एंड ये मेरा है प्रिंसिपल एक्सिस, तो अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, वो उसको कन्वर्ज करेगा और वो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू होके जाएगा। तो जिस पॉइंट से कट होकर ये निकलता है बेटा, ये हमेशा आपका F2 होता है, जिसका नाम है सेकंड फोकल पॉइंट। पहले तो ये समझो। उसी तरह अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा कि एक ऐसा पॉइंट जिसमें से रे ऑफ लाइट जाए एंड रे बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको बोलते हैं द फर्स्ट फोकल पॉइंट। ये डिफरेंस है बेटा दोनों के बीच में। एक बात आपको मैं और अच्छे से बता दूं, कई लोगों का ये मानना होता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम होगा बेटा, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, ये कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तभी जाकर आप कह सकते हो कि F1 का जो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से और F2 का जो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से वो एग्जैक्टली सेम है। अब आप कहेंगे सर वो कंडीशन क्या है? दो बातें बताऊंगा। नंबर वन, यहाँ वाला और यहाँ वाला मीडियम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो कर्व आप यहाँ देख रहे हो ना बेटा, जैसा ये कर्व है वैसा ही कर्व इसका होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि एक तरफ से ज्यादा बेंड है एक तरफ से कम बेंड है, तब ये नहीं होगा। मतलब दोनों जो कर्वेचर आपको दिखाई दे रहे हैं एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो ये जब दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तब जाके बेटा आपका F1 F2 के बराबर होता है। मतलब डिस्टेंस ऑफ F1 फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड डिस्टेंस ऑफ F2 फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर वो सेम होता है। एक बात और आपको मैं बता दूं बेटा कि जब कभी भी मैं किसी भी लेंस के फोकल पॉइंट के बारे में बात करता हूं, फोकस के बारे में बात करता हूं, तो उसका हमेशा मतलब होता है F2 कहां पर है। इसलिए जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो F2 कन्वेक्स लेंस से कहते हैं कि उसका फोकस पॉजिटिव होगा, क्योंकि F2 उसका राइट साइड पे होता है, इस वजह से वो पॉजिटिव होता है। सेम आप कॉनकेव के लिए भी कर सकते हो बेटा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा इसके अंदर भी। तो कॉनकेव में क्या होता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल, जब ये पैरेलल होता है बेटा, तो ये डेविएट हो जाता है अपने पास से। तो जब मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ तो जिस पॉइंट से ये पास होता है बेटा वो आपका F2 होता है।
सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ बेटा फर्स्ट के लिए, तो आप ये समझ सकते हैं बेटा एक ऐसा पॉइंट जैसे कि रे ऑफ लाइट आपकी आई, तो जैसे वो आई ना, वो एक्चुअली में पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मैंने ये देखा इसको एक्सटेंड करके कि एक्चुअली वो किस पॉइंट से निकलने वाला था, बस उसी का नाम बेटा F1 है। एक बात हमेशा याद रखें प्लीज कि क्योंकि कॉनकेव के केस में खास तौर पे जो आपके फोकस बन रहे हैं, चाहे वो F1 है चाहे F2 है, वो रेज के एक्चुअल मीट करने की वजह से नहीं बन रहे। और क्योंकि वो एक्चुअल मीट करने की वजह से नहीं बन रहे, इसलिए चाहे F1 हो चाहे F2 हो, इन केस ऑफ कॉनकेव हमेशा हमेशा क्या होता है, वर्चुअल फोकस होता है। अब देखिए बेटा मैं एक सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको यहाँ पे F2 दे दूं और दो ऑप्शन दे दूं कि रियल फोकस और वर्चुअल फोकस, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि रियल फोकस क्या होता है और वर्चुअल फोकस क्या होता है। ऐसे ही एमसीक्यूज बन जाते हैं, तो इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने घबराना नहीं है, आराम से देखिए और समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है। और लेकिन यहाँ पर रेज ऑफ लाइट एक्चुअली में प्रिंसिपल एक्सिस से होकर जा रही है, एक्चुअली में मीट कर रही है, तो ये दोनों क्या है, रियल फोकस है। आई होप आपका जो डाउट है बेटा वो अभी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट। एक्चुअली इन्होंने तो तीन तीन डाउट्स थे, तो मुझे था कि मैं ऐसे नहीं समझा पाऊंगा, तो मेरे को एक एक करके इनको समझाना पड़ेगा, तो ये तीन इनके डाउट्स थे। तो चलिए पहले हम इससे शुरुआत करते हैं। कहते हैं सर इन माई बुक इट इज रिटन दैट डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू वी इज बोथ एप्लीकेबल वेदर द मास चेंज और रिमेन्स कॉन्स्टेंट। So sir, in book it is written that delta mv can be used when the mass is changing or remain constant because the delta sign indicates that both are changing. But the sir, when the mass is constant, then how? Okay, don't worry, मैं समझाता हूँ क्या चीज़ है। देखिए क्या है बेटा, सबसे पहले तो ये समझो कि जो मोमेंटम है वो आपका मास इनटू वेलोसिटी होता है। अगर आप मोमेंटम में चेंज लेके आना चाहते हो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कैसे चेंज होगा, या देखो इसको चेंज करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि वेलोसिटी एज इट इज रहने दो, मास को चेंज कर दो। पहला तरीका तो ये है, ठीक है, वेलोसिटी एज इट इज रहने दो, मास को चेंज कर दो। आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है। मान लो बेटा मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, ये जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, और ये सैंड से भरा हुआ है, रेत से भरा हुआ है, और मैंने यहाँ पे ना छेद कर दिया ताकि रेत इसकी निकलती जाए। अब ऐसे केस में क्या होगा, और स्पीड को लेकिन आपने मेंटेन रखना है, तो स्पीड अगर आपकी मेंटेन रहेगी तो सैंड जैसे जैसे गिरेगा बेटा वैसे वैसे इसका मास कम होगा, तो वैसे वैसे मोमेंटम में चेंज आएगा। तो ये बेटा पहला केस है। दूसरा तरीका ये है कि आप मास को एज इट इज रहने दो, वेलोसिटी में चेंज ले आओ। अब ये कैसे पॉसिबल है, मतलब वही सैंड वाला ट्रक ले लो, बट आपकी वेलोसिटी पहले 30 मीटर पर सेकेंड है, तो अब आप उसको 40 मीटर पर सेकेंड से मूव करवा दो, तो दैट्स इट बेटा, उस केस में आपके मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि अगर आप मास को एज वेल एज वेलोसिटी दोनों को चेंज कर दो, दोनों को चेंज कर दो। कैसे, जैसे सैंड वाला केस लेते हैं, मैंने इस पे छेद कर दिया, सैंड भी गिर रही है, स्पीड भी बढ़ा रहे हो आप, उस केस में बेटा मोमेंटम में फिर चेंज आएगा। लेकिन बेटा आपको अब मैं दो बातें ध्यान से समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना कि जब हम कहते हैं ना बेटा डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू वी डेल्टा, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे मास भी चेंज होगा वेलोसिटी भी चेंज होगा, ऐसा नहीं है। इसके एक्चुअली आगे दो केसेस हैं। पहला केस वो है जब एक बॉडी मूव करती है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, और एक वो केस है बेटा जब किसी की स्पीड वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट है। सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट बता रही है जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸। प्लीज ध्यान से समझना बेटा, जब कभी भी किसी भी बॉडी का जो स्पीड है वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट होती है, उस कंडीशन में उसके मास में कोई भी चेंज नहीं आता है, उसका मास होता है कांस्टेंट। सिर्फ इसी केस के लिए मैं जस्ट आपका समझाने के लिए बेटा, जस्ट इसी केस के लिए जब आप चेंज इन मोमेंटम निकालते हो, क्योंकि मास कांस्टेंट है तो बाहर ले आते हैं और अंदर बेटा सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी रह जाता है। लेकिन जब एक बॉडी मूव करती है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, उस टाइम बेटा उसके मास में भी चेंज आता है और उसके वेलोसिटी में भी चेंज आता है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि ऐसा होगा, बट ये बात सच है कि उसके मास में चेंज आता है। इसी वजह से बेटा जब हम यहाँ पे डेल्टा पी लिखते हैं तो मास अंदर ही रहेगा, क्योंकि मास कांस्टेंट नहीं है ना, इसलिए बाहर नहीं ला सकते इसको। सो दैट इज द रीजन एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब उसके बाद इनका इसी के साथ एक क्वेश्चन था कि सर क्या सर कैन द मास एंड वेलोसिटी बोथ इंक्रीजेस एट द सेम टाइम। देखिए ये ना
डिपेंड करता है, मैं फ्रैंकली बताऊं, जैसे अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं और ऊपर से रेत भर रहे हो और मैं स्पीड भी दबा रहा हूं, तो आप कहेंगे दोनों बढ़ रहे हैं। बट देखिए, हम नॉर्मल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करते हैं, जब कुछ एक्सटर्नल नहीं हो रहा सपोज। तो एक बात आपको बता देता हूँ बेटा कि अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी मूव करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, so according to Einstein की थ्योरी, that m is equal to m नोट डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मतलब इसको आपने याद नहीं करना, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कह रहा हूँ बेटा। यहाँ पे m नोट का मतलब है रेस्ट मास, रेस्ट मास का मतलब होता है जब कोई बॉडी मूव नहीं कर रही थी। ये है मास ऑफ अ बॉडी जब वो v स्पीड से मूव कर रहा है। v ऑटोमेटिकली स्पीड ऑफ बॉडी हो गई बेटा, एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो बेटा होता क्या है कि अगर कोई बॉडी मूव करती है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, लगभग स्पीड ऑफ लाइट से, तो आप देख सकते हो बेटा आपका आ जाएगा एम नोट अंडर द रूट ऑफ 1 - 1, क्योंकि वी स्क्वायर और सी स्क्वायर अगर सेम हो गए, दोनों कट गए आपके, तो 1 आ जाएगा, 1 - 1 0, एंड समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हो बेटा आपका मास बढ़ रहा है इन्फिनिटी। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर किसी बॉडी की स्पीड को मैं बढ़ाकर स्पीड ऑफ लाइट जितनी कर देता हूं, तो उस टाइम उसका जो मास है बेटा वो इंक्रीज करता है, और अगर किसी बॉडी का मास बढ़ेगा तो स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, भारी हो रहा है ना इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर इन माय बुक इट्स रिटन दैट द टोटल टाइम फॉर द जर्नी टी इज इक्वल टू 2u/g एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी दैट इज h इज इक्वल टू 2h इज इक्वल टू मैक्स u²/g। So, sir, I wanted to ask that in calculating the total time, we have multiplied u by 2, but okay. तो बेटा बेटा ना कॉन्सेप्ट समझो, पहले तो ये समझो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या है। एक बात ना आप अच्छे से ये बात समझो कि हर किसी का आंसर डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके नहीं मिलता। फिजिक्स के अंदर हर चीज को कॉन्सेप्ट वाइज समझना पड़ता है, और फिर न्यूमेरिकल को उस हिसाब से सॉल्व करके हम अपना आंसर निकालते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज कर लो एक बॉडी बेटा यहां से यहां तक जा रही है, सपोज ये जा रही है आपकी ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, एंड इनिशियल वेलोसिटी u है। मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम हाइट ये कितना अटेन कर रहा है, मैक्सिमम हाइट कितना अटेन कर रहा है आपका। तो मैंने ये कहा कि यार नीचे से ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट तब अटेन करेगा जब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आप भी जानते हो जब किसी को नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो एक हाइट पे जाके वो 1 सेकंड के लिए, मतलब कुछ फ्रैक्शन सेकंड के लिए रुक जाएगा। सो बाय यूजिंग अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, that is v square minus u square equal to 2gh। now please try to understand, यहां पर मैं g को नेगेटिव पुट करने वाला हूं। आप बोलेंगे क्यों? the reason is that because we are moving against the force of gravity and therefore I'll substitute g as negative। ठीक है, so you have to understand this thing। so since the final velocity is 0, यहां पे 0 आ जाएगा, 0 minus u square will be equal to 2gh, एंड माइनस भी रहेगा, तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल होगा, तो h आ जाएगा u²/2g। सो इस केस में आप अच्छी तरह देख सकते हो कि नीचे से ऊपर जाने के लिए जो हाइट आ रही है वो u²/2g है, जो फॉर्मूला से ही हमें आया है। लेकिन अगर आप मुझे ये कहते हो, प्लीज समझना इस बात को, अगर आप मुझे ये कहते हो सर मुझे ये बताओ कि a से b गया फिर b से a आया, तब टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बेटा जितना हाइट नीचे से ऊपर जाएगा उतना हाइट ऊपर से नीचे आएगा। सिर्फ इसी केस के लिए आपका जो टोटल डिस्टेंस है दैट विल बी h ऊपर जाना और h वापस आना, जिसकी वजह से 2h हो गया। सो इफ यू मल्टीप्लाई दैट विल बिकम बेटा 2 टाइम्स ऑफ u²/2g। आपका u से u कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा u²/g। तो इस वजह से बेटा यहां पर ये वैल्यू आई है, ये फॉर्मूला बना है। उसी तरह अगर मैं टाइम की बात करता हूं बेटा, सेम वही बात, नीचे से ऊपर जा रहा है आपका, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी का फॉर्मूला लगता है नॉर्मली जब हम लगाते हैं, बट क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहां पर हम माइनस साइन का इस्तेमाल करें, बस ये फर्क है। तो फाइनल वेलोसिटी तो बेटा आपकी 0 ही है, मैं बता चुका हूं टॉप हाइट तक, मतलब मैं ये निकाल रहा हूं कि नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो 0 इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो ऑटोमेटिकली बेटा ये इधर आएगा, तो जी टी इज इक्वल टू यू, टी इज इक्वल टू u/g। तो u/g इज द टाइम व्हेन अ बॉडी मूव्स और रीच टू द हाईएस्ट पॉइंट। ये वो टाइम है जब नीचे से ऊपर जा रहा है।
लेकिन अगर आप ये भी कैलकुलेट करना चाहते हो कि ए से बी जाए फिर बी से ए आए, तब टोटल टाइम कितना लगेगा, तो बेटा फिर से वही बात, टोटल टाइम का मतलब हुआ कि टाइम ऊपर जाने का और प्लस टाइम नीचे आने का, दैट इज ट्वाइस ऑफ टी, सेम टाइम है ना, इसलिए 2 of u/g। तो इस तरीके से बेटा आप अपना आसानी से ये चीज को फाइंड आउट कर सकते हो। सो समझो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको करो। रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं, रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं चलेगी। अब अगर आपका एमसीक्यू आपका तो नहीं है, अभी तो 9th है आपका, तो इतना नहीं आपको भी प्रॉब्लम, अभी तक आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ, बट 10th वालों का तो हुआ है। तो हर में कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली बेटा आपके हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यही है बेटा जो डाउट्स मुझे दिखे थे, तो मैंने कहा कि चलो इनको मैं डिस्कस कर लें। तो आई होप आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने किया है, कुछ डाउट्स क्लियर किए हैं बच्चों के। और अगर आपके ऐसे डाउट्स हों बेटा जिनको मैं रिप्लाई करके, वैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो डाउट्स होते हैं उनको रिप्लाई करके मैं समझा पाता हूँ, बट कभी कभार कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जिनको मैं समझा नहीं पाऊंगा, तो मुझे उसके लिए वीडियो बनानी पड़ती है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और अगर जिनके ये डाउट्स हैं, अगर आपके डाउट क्लियर हो गए तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को एंड शेयर करना प्लीज़। एंड बाकी अगर आप लोगों को ये बातें बेटा समझ में आई हैं तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।